जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल बिफोर द एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। दोस्तों, घटना चक्र का अपडेटेड बुक 2022 का हम साइंस सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें कि आपको हमने बहुत सारे चैप्टर को कंप्लीट करा रखा है, जो कि आपको मात्रक इकाई हो गया, मापन यात्रक के पैमाने, यांत्रिक गुरुत्व, ये सब जितने भी चैप्टर हैं आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक हमने कंप्लीट करा रखा है। यदि उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाके देखिएगा। आज हम आपको पढ़ने वाले हैं ध्वनि और विद्युत धारा। ये आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो जिसमें आपको हर एक एग्ज़ाम में इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का जरूर लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इन्हीं का आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये होने वाला है कि जल, इस्पात, नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को अवरोही क्रम में रखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। सबसे पहले यदि कह दिया कि ध्वनि चाल में सबसे अधिक चाल किसका होता है, चलिए इसका देख लेते हैं। इसका डिस्कशन क्या दिया गया है कि ध्वनि की गति भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ठोस में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, जबकि गैस में न्यूनतम होती है। सामान्य ताप पर दाब और वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 331 मीटर पर सेकेंड होता है। ध्वनि का वेग माध्यम घनत्व पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का घनत्व अधिक होगा उसमें ध्वनि की चाल भी आपको अधिक होगी। इस पॉइंट को भी आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो हमने पहले डिस्कशन में पढ़ रखा है, किस में होगा? तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धातु में आपको सर्वाधिक देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, यहाँ भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। इस्पात, यहाँ पर धातु ना कह के आपको इस्पात कह दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इसका अगला नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाए तो उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रागमन होता है, तो तीव्र किस में होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको ठोस में होगा। तीव्र प्रागमन कर रहा है कि ध्वनि का चाल सबसे अधिक किस में होगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन सिर्फ घुमा दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि यदि VA, VW, VS क्रमशः वायु, जल और इस्पात में ध्वनि की चाल की गति होती है तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। सबसे अधिक जो आपको होगा आपको इस्पात में हो जाएगा, उससे कम आपको किस में हो जाएगा? तो जल में, उससे कम आपको वायु में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोहा में ध्वनि की अधिकतम गति होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगे है, तो ध्वनि तरंगे क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु में ध्वनि तरंग होती है तो वह कैसी होती है? ऑप्शन नंबर बी होगी। अनुदैर्ध्य रूप से चलती है वायु में ध्वनि तरंगें। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। इसका डिस्कशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें कहलाती है, क्योंकि इनके संचरण के लिए द्रव्यमात्मक मान जो ठोस, द्रव और गैस वायु जो की आवश्यकता होती है। वायु या गैस ध्वनि की तरंगें अनुदैर्ध्य होती है, क्योंकि इस माध्यम के घटक रंग की गति दिशा के अनुदिश दोलन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला कि नीचे दिए गए विकल्प में किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निर्वात में है जो ध्वनि आर पार नहीं जा सकती। लेकिन निर्वात से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम किस में होता है, तो उसका आंसर आपको निर्वात ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह निर्वात में ही नहीं चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मेरा अगला क्वेश्चन है कि जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन देखिए आपको BPSC 2020 में पूछा गया है। तो कौन सी अपरिवर्तित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आवृत्ति है जो कभी नहीं बदलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका डिस्कशन देख लेते हैं कि ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि अनुदैर्ध्य
यांत्रिक तरंगें होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। यदि बदलती कर दिया तो इसका चाल और तरंगदैर्घ्य बदलता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि म्यूजिक कंटेंट जो होते हैं कि हॉल की दीवारें कैसी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ये ध्वनि का अवशोषण के लिए इसका दीवारें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन होता है, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा कि स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक सतह और सुनने वाली मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए। तो कम से कम दूरी आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 17.5 मीटर हो जाएगा। और लेकिन कहीं कहीं आपको 17 नहीं 16.5 रहता है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको 17 मीटर भी दिया रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका डिस्कशन देख लेते हैं, इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि जब कोई ध्वनि होती है तो इसके संवेदन हमारे दिमाग पर 1/10 सेकेंड तक बनी रहती है। मनुष्य का कान केवल उन्हें दो ध्वनियों के बीच विभेद कर सकता है जो उसे न्यूनतम 1/10 सेकेंड के समय अंतराल के सुनाई दे। अतः प्रतिध्वनि सुनने के लिए यह आवश्यक है कि किसी श्रोता से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु से टकराकर कम से कम 1/10 सेकेंड में श्रोता के पास वापस लौट जाए। वायु में ध्वनि का वेग बराबर कितना होता है? तो लगभग 330 मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि क्या होता है 1/10 सेकेंड में ध्वनि द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी बराबर कितना होता है? तो 33 मीटर हो जाएगा। अतः प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह से ध्वनि की श्रोता की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 33/2 यानी कि लगभग कह देगा तो आपको 17 मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि से श्रोता पर परिवर्तित सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17 मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का वेग अनुमानित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 330 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्यों? तो वो क्यों नहीं सुन सकते? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ की जो ध्वनि है संचारित नहीं होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाती है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। ध्वनि तरंगे के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम का होना आवश्यक है, परंतु चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ द्रव्यात्मक जो माध्यम नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर ध्वनि तरंगे का संचार नहीं हो पाता। फलतः चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे को बात नहीं सुन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकते हैं, क्यों? तो यह भी आपको वही क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्वनि जो प्रचारित करने का माध्यम नहीं होने के कारण वहाँ पर नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपको दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें आपको विचार करके बताना है कि इसमें कौन सा कथन है जो सही दिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी आपको गलत दिया गया, ये भी आपको गलत दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रासरव तरंगे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह कौन सा हो जाएगा? तो इसका देख लेते हैं। प्रासरव तरंगे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कीड़ों को नष्ट कर सकता है, हाँ सही बात है। और ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकता है, यह भी सही है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए प्रासरव किया जाता है, ये भी सही है। ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकता है, यह भी आपको सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें सभी सही दिए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर, प्रासरव में ध्वनि है जिनकी आवृत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो प्रासरव ध्वनि की आवृत्ति होती है। इसका देख लेते हैं डिस्कशन। प्रासरव शब्द उस ध्वनि के लिए प्रयुक्त होता है जिसकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि मनुष्य के कानों उसे सुन नहीं देता है। साधारणतः मानव श्रवण जो होता है पारस उसका 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, इसलिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाला जो ध्वनि होती है उसे प्रासरव ध्वनि कहते हैं। तो दोस्तों, यदि जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह का जब भी हम वीडियो बनाए तो उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करते रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जैव पद्धति जिसमें प्रासरव ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो वह कौन सी पद्धति हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोनोग्राफी में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण है?
तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका क्या कारण है? ये प्रासरव तरंगें निकालती है और उन्हीं के द्वारा यह निर्देशित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन आपको इसमें सही दिया गया है, इस पर विचार करना है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसमें दिया गया है कि आपको हृदय अपस्रव आवृत्ति पर कंपन करता है, ये भी सही इसमें दिया गया है। और ध्वनि की गति गैस एवं द्रव के ठोस की तुलना में अधिक करती है, नहीं, ये तो गलत दिया गया है। साथ ही मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयुक्त है, सही बात है। और प्रासरव ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, यह भी सही है। यानी कि 1, 3 और 4 आपको ऑप्शन नंबर सी सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? तो वह क्या होगा? आपको जो प्राध्वनिक जेट होगी, ऑप्शन नंबर सी होगा, ओजोन लेयर में इसमें बाधित यानी कि इसमें घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जो जा रहे वायुमान की चाल में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुमान के अधिक होगा, ये कथन दिया गया। कारण ध्वनि की गति परिवर्तित माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। तो कौन सा इसका आपको आंसर सही हो जाएगा? इसमें दिया गया है कि आपको क्या है कि आपको जो दिया गया है, कारण ध्वनि की गति परिवर्तित माध्यम के ताप पर निर्भर करता है, यह तो आपको सही है कि आपको ताप पर भी ध्वनि की गति निर्भर करता है, लेकिन ये आपको जो गलत दिया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो ए सही और आर गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि डेसिबल मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो किसका मापने के लिए? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो ये किसका उपयोग जाता है? ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्वनि की तीव्रता नापने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापन में होता है वह है, तो वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता मापन में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो वह जो उत्पन्न होने वाली डेसिबल ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 23 डेसिबल, जो 30 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन डिस्कशन दिया गया है महत्वपूर्ण है कि यदि आप फुसफुसाहट करते हैं यानी कि धीरे धीरे बात करते हैं तो आपको 15 से 20 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है, और साधारण बातचीत करते हैं तो 30 से 60 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है। और गुस्से में यदि जोर जोर चिल्लाकर बात कीजिएगा तो आपको 70 से 80 डेसिबल उसमें उत्पन्न होगा। और जो ट्रैक्टर मोटर वाहन चलती है उसमें आपको 90 से 95 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। और यांत्रिक कारखानों से 100 से 110 होता है, और ऑर्केस्ट्रा जो बजता है उससे 110 से 120 होता है, और जेट विमान से आपको 140 से 150 डेसिबल तक ध्वनि उत्पन्न करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 100 डेसिबल का रव का प्रबलता स्तर संगत होगा। तो उसका जो प्रबलता स्तर जो आपको संगत होगा यह क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो यंत्र कारखाने से शोरगुल का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित प्रदूषण स्तर है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 45 डेसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिए शोर की सही सीमा करीब होती है, तो वह कितनी होनी चाहिए शोर के लिए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 85 डेसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस स्तर या डेसिबल से अधिक ध्वनि हानिकारक और ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 80 डेसिबल से यदि अधिक ध्वनि उत्पन्न हो रहा है तो आपको ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 60 डेसिबल तक मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर का चयन किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक मजदूर रेलगाड़ी की पटरी पर एक कार्य कर रहा है। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों को रख कर मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़ी की आवाज़ को सुनता है, तो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देता है, इस कारण है। तो किस कारण से? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्वनि के वेग इस्पात के वेग की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए उसे 2 बार ध्वनि सुनाई देती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ध्वनि तरंगे से संबंधित निम्नलिखित कथनों का सही कथन कौन सा है? तो इसमें जो आपको सही कथन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? देखते हैं। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तो ध्वनि की गति कम हो जाती है, यह सही दिया गया। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करके ध्वनि की गति बढ़ जाती है, नहीं, तापमान अधिक करने पर ध्वनि की गति बढ़ती है, कम करने पर नहीं। ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्युमिनियम के माध्यम में कम होती है, यह भी आपको गलत दिया गया। तो इसका हो जाएगा क्या? सॉरी, इसका जो ये भी आपको क्या है, तो कौन सा कथन सही है?
तो ये भी आपको गलत दिया गया है कि यदि आप कहते हैं कि किसी माध्यम में जैसे कि तापमान को कम करते हैं तो वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ेगी, नहीं, ध्वनि की गति वहाँ पर भी नहीं बढ़ेगी, वहाँ पर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और ध्वनि की गति कांच के, एल्युमिनियम, यह भी आपको गलत दिया गया है। लेकिन जब हम ठोस की अवस्था से गैसीय अवस्था से ध्वनि की गति को कम करते हैं, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तो ध्वनि की जो गति है वो आपको कम हो जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। इसका डिस्कशन दिया गया है कि कोई भी माध्यम जितना ही प्रत्यास्थ होता है ध्वनि की गति उसमें उतना ही अधिक होती है। इसके विपरीत अधिक घनत्व के माध्यम से ध्वनि की गति कम होती है। ठोस और धातुओं की प्रत्यास्थता गैस के अधिक होने के कारण गैस की अपेक्षा ठोस में जो ध्वनि का गति अधिक होता है। इस प्रकार हम ठोस में गैसीय अवस्था में जाएंगे तो गति कम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाए तो निम्न में से उत्पन्न हो विभेद निम्नलिखित अंतर का कारण कौन सा है। यदि आप एक सितार बजाइएगा, एक बांसुरी बजाइएगा तो उसका स्वर में अंतर आपको क्या देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल आपके ध्वनि गुणता के ही अंतर देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर होने वाला है कि 39 एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपरागामी अनु और अनुप्रस्थ ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह आपको कथन निष्कांश वाले क्वेश्चन सारे दिए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपको सही दिया गया है इसमें बताना है। तो कौन सा इसमें सही दिया गया, इसको पढ़ के बताते हैं कि कौन सा होगा आ जाएगा। तो इसमें होगा कि विस्तृत, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, जो कि आपको ये भी सही नहीं दिया गया, ये भी सही नहीं दिया गया, तो दोनों गलत है, इसे मत पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी, रेडियो तरंग लंबाई जो होती है सबसे अधिक आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक टीवी सेट के चलने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रित इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो वो किसका प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेडियो तरंगे का इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोलर में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवरक्त किरणों का इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवरक्त विकिरण का उसमें उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवरक्त उसमें प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उसमें प्रयोग किया जाता है। तो टेलीविजन ग्राही के लिए जो उसमें प्रयोग किया जाने वाला विद्युत जो अपरक्त है उसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, अवरक्त विकिरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं, यानी कि जो देखने और बोलने की जो दोनों एक ही बार स्टार्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयाम और मंडूलम के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि टेलीविजन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रसारित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवृत्ति आरोपण के द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है। और एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड का प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रशेषित जो वाहक तरंगों की आवृत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 मेगा हर्ट्ज के हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि रेडियो चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती है, कारण रेडियो तरंगों की प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय है, इस कारण से होता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपको सही हो जाएगा, लेकिन जो आर गए है ये आपको गलत दिया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। तो इसका डिस्कशन देख लेते हैं, क्यों सही क्यों गलत हुआ। गलत है क्योंकि रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती है, अतः वे सामान्य चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र को अप्रभावित करती है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेरा अगला चैप्टर होने वाला है विद्युत धारा। विद्युत धारा से आप देखते होंगे कि हर एक एग्जाम में एक एक क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं विद्युत धारा से आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है। पहला क्वेश्चन है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से खर्च होगा, तो कितना हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5 रुपया हो जाएगा। तो इसका डिस्कशन देख लेते हैं
कितना इसमें दिया गया था कि 100 वाट के 10 घंटे चलते हैं, तो 100 गुना 10 कीजिएगा तो 1 किलो वाट घंटा हो जाएगा, यानी कि 1 किलो वाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। और 1 यूनिट का मान कितना दिया गया है, तब 5 रुपये था, इसलिए 5 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 100 वाट की बिजली का बल्ब 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा, तो आपको 1 यूनिट हो जाएगा, अभी हमने देखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख के चलते हैं। 1 किलो वाट घंटा का मान होगा, तो 1 किलो वाट घंटा का जो मान ही होगा, ऑप्शन नंबर होगा 3 गुने 10 पर पावर 6 जूल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, तो प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा का इकाई होगा, तो कितना इकाई आपको हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि बिजली की खपत में बिल किसके मापन आधारित होता है, तो किसके मापन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा वोल्टेज के मापन पर आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन हो रहा है, इसमें थोड़ा आपको न्यूमेरिकल दिया गया है, इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन के बाद, यदि 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग में किया जाए तो आपको 30 दिन में कितना यूनिट उठेगा, कितना यूनिट बिजली खर्च होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 9 यूनिट हो जाएगा। यदि आप इसका न्यूमेरिकल बनाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर हम इसका PDF प्रोवाइड करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला यह क्वेश्चन होगा कि एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देती है, चमकदार इन बल्बों में से किस बल्ब का उच्चतर अवरोध होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मंद रोशनी देने वाली बल्ब का जो होगा आपको उच्चतर अवरोध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि 2 एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 2 से अधिक, यानी कि इसमें क्या दिया गया है, तो 2 समानांतर क्रम में जोड़ने हो पर आपको जो जो मान होगा वो अधिक देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि डायनमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से में प्रयोग में लाया जाता है वह वास्तव में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऊर्जा का परिवर्तक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है, तो ऑप्शन नंबर आपको सी और डी दोनों हो जाएगा, विद्युत मोटर और डायनमो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि डायनमो परिवर्तित करता है, यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो किसमें किसमें पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है, तो यह भी जो परिवर्तित करता है आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि डायनमो का कार्य क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ये भी ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टरबाइन व डायनमो में बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, तो वह कौन सी ऊर्जा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं कि जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होता है तब, तो वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊष्मा का कोई हानि नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है, तो वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्युत मोटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मोटर में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ऐसे उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, जो रासायनिक को विद्युत में परिवर्तित करते हैं उसे बैटरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कम वोल्टेज में पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्यों, तो क्यों ज़्यादा जलते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही है, वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लोपित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है फैराडे स्थिरांक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपको सार्वभौमिक स्थिरांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटर कार बैटरी के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा कथन है जो आपको सही दिया गया है, तो कौन सा इसमें सही है कि वोल्टता सामान्यता 12 वोल्ट होती है, साथ ही ये आपको सही दिया गया है, और धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त किया जाता है, ये आपको सही दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर आपको डी सही हो जाएगा, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो प्रयोग सभी में, कैलकुलेटर में भी, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में भी और ट्रांजिस्टर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं कि निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब के फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टंगस्टन का प्रयोग बल्ब के फिलामेंट के रूप में किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिजली का बल्ब तंतु बना होता है, इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टंगस्टन से बना होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट, ये भी आपको टंगस्टन से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षा अल्प जीवन होता है, क्यों? तो वह क्यों होता है? जो एक बिजली की जो अपेक्षाकृत होती है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। यानी कि आपको जो 1 और 2, 3 जो आपको सही दिया गया है, फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है, बल्ब पूर्ण रूप से निर्वात नहीं किया जा सकता, फिलामेंट सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि जलते हुए विद्युत बल्ब में तंतु का ताप सामान्यतः होता है, तो वह कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2000 सेंटीग्रेड से लेके आपको 2500 सेंटीग्रेड के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए कथन ए और कारण ए दिए गए अध्ययनों को सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो इसमें से आपको कौन सा सही दिया गया है देखते हैं। तड़ी चालक इमारतों को नष्ट करने से हो जाता है, ये भी सही है। ये आवेशित को पृथ्वी तक भेजता है, ये भी सही दिया गया है। ये है जो आपको, ये आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा, ये और दोनों सही दिया गया है, इसका स्पष्टीकरण भी सही दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आधार सिरे से उसे जोड़ना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों में अर्थ का होता है, तो अर्थ जो होता है उसका क्या कार्य होता है इसमें बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपस में जुड़े 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समान विभव रहेगा तब उसमें धारा नहीं प्रभावित होगी। और जो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चांदी, जो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो ऑप्शन नंबर डी चांदी हो जाएगा, जो सर्वोत्तम चालक हो जाएगा विद्युत का। निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है? इसमें कौन सा आपको जो हो जाएगा विद्युत का सबसे अच्छा, उसका ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या दिया गया। तो आपको चांदी हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मेज विद्युत विद्युत प्रादर्भ में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही दिया गया, इसका गलनांक निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, फ्यूज का सिद्धांत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत ऊष्मीय प्रभाव पर आपको फ्यूज आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार की विशेषता होती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इसकी उच्च प्रतिरोधकता होती है और निम्न गलनांक होता है। इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, उसका उच्च प्रतिरोधकता होता है और निम्न गलनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाला फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका गलनांक, उसका जो क्या होता है गलनांक आपको क्या होता है, तो कम होता है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, ए और सी इसका दोनों सही हो जाएगा। इसमें आपको गलनांक कम होगा और प्रतिरोध इसमें अधिकतम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन लैंप का तंतु निम्न में धातु मिश्र धातु है, तो वह किसका मिश्र धातु हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टंगस्टन और सोडियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कथन और कारक दिए गए, इसमें से बताना है आपको कौन सा कथन और कारक जो है सही है। चलिए देख लेते हैं कि एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो यह जो आपको सही दिया गया ये आपको गलत दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए सही और आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, समांतर जो क्रम में आपको जो घरेलू के तार स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन होने वाला है कि घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का अवरक्त युक्त तार होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदासीन जो तार होती हैं वो काले रंग की होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 10⁴ ओम होती है। इसका देख लेते हैं डिस्कशन, मानव शरीर की विद्युत प्रतिरोधकता का परिणाम कोटि सामान्यतः 10⁴ ओम होता है, हालांकि विशेष परिस्थिति में ये आपको 10⁵ ओम या उससे अधिक भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्गन और मरकरी का वेपर उसमें भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CFL का पूर्ण रूप है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप हो जाएगा इसका CFL का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन आपको जो दिया गया
ये सारे आपको कथन निष्कर्ष दिए गए। ये आपको आईएएस का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम उसे देखते चलते हैं। ये फ्लोरेसेंट जो ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मरकरी और नियोन गैस इसमें भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक बिजली की अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब का अधिक मान दिया गया है, क्यों? तो इसका जो अधिक मान है वो आपको क्यों दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं होता है। तो उसमें भरी कौन सी रहती है? उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है, कुंडली। और धातु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए अंदर इसमें आपको नाइट्रोजन आर्गन गैस भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदीप्त नलिकाओं के साथ चोक असंजित होता है, चोक कुंडली है। चोक कुंडली है जो आपको क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाइन वोल्टेज ये बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी आपको आईएएस का क्वेश्चन दिया गया है, इसको छोड़ देते हैं। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव के लिए उसी को हम देखते चलते हैं। इसमें जो आपको न्यूमेरिकल ये का यह क्वेश्चन हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। ये दिया गया है कि सामान्य प्रकार की छोटी बूंदें भी वोल्टेज तक अवशोषित की गई है। यदि n बूंदें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनती है तो इस बूंद का विभव होगा कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, n/2/n भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, तो जो ट्रांसफार्मर है वह किसके लिए आपको प्रयुक्त में लाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपको एसी वोल्टेज के उपचयन और अपचयन के लिए इसके प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रत्यवर्ती धारा को उच्चीय तथा अथवा अपचय करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि इसमें आपको मूलभूत जो अंतर देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एसी जनित्र जो सर्पी वलय होता है जबकि डीसी जनित्र में आपको दीर्घ वलय देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोबाइल चार्जर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये एक आपको अपचयी ट्रांसफार्मर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ युक्तियाँ एवं संबंधित ऊर्जा उपकरण को आपको नीचे दिए गए में आपको मिलान करके बताना है कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर यांत्रिक से विद्युत में करता है, ये भी आपको सही दिया गया है। और आपको जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये विद्युत को यांत्रिक में परिवर्तित करता है। और डीजल इंजन है जो प्रकाश से आपको डीजल इंजन प्रकाश को विद्युत में नहीं करता है। और सोलर सेल है जो यांत्रिक को आपको रासायनिक को यांत्रिक में भी नहीं करता है। आपको 1 और 2 आपको इसमें सही दिया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यवर्ती धारा किसके लिए प्रयुक्त नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको स्टोरेज बैटरी के चार्जर के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिवर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन है? तो आपको रेक्टिफायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन वाला है कि प्रतिवर्ती विद्युत धारा को दृष्ट धारा में प्रतिवर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है, तो वह किस के द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो आपको हो जाएगा रेक्टिफायर, इसका भी आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्न में कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंखा, टेलीविजन, विद्युत प्रेस और इलेक्ट्रिक केतली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विद्युत के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूखरोड के अंदर के जो चक्र की धारणाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको कितना नंबर क्वेश्चन हो गया? तो इसमें आपको अगला क्वेश्चन आपको चालकता हो जाएगा। तो चालकता का नेक्स्ट वीडियो कल आने वाला है। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जब भी बनाए तो उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करते रहे। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।